औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की वीडियो मैंने बनाई है, जिन लोगों ने नहीं देखी उसकी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लें। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस मैंने आप लोगों को बताया था। उसमें एक लाइट रिएक्शन थी, उसकी वीडियो मैंने बनाई है। लाइट रिएक्शन थी और एक थी डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन तो हो गया है कि फोटोसिंथेसिस की जो मैकेनिज्म है वो 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। लाइट रिएक्शन हो गई है, अब हम पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन। तो चलिए पढ़ते डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को दूसरा नाम हम कहते हैं केल्विन साइकिल और केल्विन बेल्सन साइकिल। क्यों हमें इसे को केल्विन साइकिल कहते हैं, अब हम इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद पढ़ लेंगे। एक दूसरा नाम भी है डार्क रिएक्शन का, जिसे हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर है कि डार्क रिएक्शन तो जाहिर ही बात है कि ये लाइट की गैर मौजूदगी में भी ये प्रोसेस होगी, और ऐसा नहीं है कि लाइट की मौजूदगी में ये प्रोसेस नहीं होगी। लाइट की मौजूदगी में भी ये प्रोसेस होगी और लाइट की गैर मौजूदगी में भी ये प्रोसेस होगी। तीसरा नाम है C3 साइकिल। अब ये 3 नाम क्यों दिए गए हैं, इसके पीछे एक रीज़न है, इंशाल्लाह वो रीज़न अब हम पढ़ेंगे। इसके अलावा डार्क रिएक्शन के बारे में, डू नॉट रिक्वायर डायरेक्ट एनर्जी ऑफ सनलाइट। सनलाइट की जो डायरेक्ट एनर्जी है, इसकी रिक्वायरमेंट इसको रिक्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइट में भी होती है और डार्क में भी ये होती है। इसके अलावा इट आल्सो आकर ड्यूरिंग डे टाइम, ये डे टाइम में भी होती है और नाइट टाइम में भी होती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाय मेल्विन केल्विन एंड हैज कुलीग इन 1950। तो इसी से जाहिर होता है कि इसको केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्वेस्टिगेट किया था, सबसे पहले डिस्कवर किया था किसने? मेल्विन केल्विन ने। और उनके कुलीग्स होते उन्होंने ये प्रोसेस इन्वेस्टिगेट किया था 1950 में। इट आकर इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। जैसा कि हमारे पास लाइट रिएक्शन थी वो कहाँ पर होती थी? वो ग्रेना में होती थी। और जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ पर हो रही है? वो स्ट्रोमा में हो रही है। स्ट्रोमा और ग्रेना आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो इससे पिछली वाली जो मेरी वीडियो थी वो आप लोग देख सकते हैं। द केल्विन साइकिल इज कंप्लीटेड इन 3 स्टेप्स। ये हमारे पास जो ये डार्क रिएक्शन है या C3 साइकिल है या इंडिपेंडेंट लाइट रिएक्शन है, इंडिपेंडेंट रिएक्शन है या डार्क रिएक्शन है, वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है या 3 स्टेजेस में ये कंप्लीट होती है। एक को हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, दूसरे को हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ PGA एंड रीजनरेशन ऑफ RUBP। तो ये हम इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि रिबोलोज बाईफास्फेट, ये एक 5 कार्बन शुगर है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच होगी और हमारे पास एक कंपाउंड बनेगी जो कि 6 कार्बन कंपाउंड होगा, और वो शॉर्टली होगा, बहुत से थोड़े टाइम के लिए बनेगा, और वो फिर स्प्लिट हो जाएगा इंटू 3 कार्बन कंपाउंड में ये स्प्लिट हो जाएगा। फिर रिडक्शन ऑफ PGA। फिर हमारे पास जो कंपाउंड बनता है, जो 2-3 कार्बन कंपाउंड PGA, हम उसे कहते हैं फास्फोग्लाइसीरेट, हम उसे कहते हैं, और उसके अलावा फास्फोग्लाइसिरिक एसिड भी हम उसे कहते हैं। उसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन कौन करेगा? हमारे पास एक कोएंजाइम है NADPH2, और इसके अलावा ATP जो एनर्जी करेंसी है, जो लाइट रिएक्शन की जो प्रोडक्ट्स है ATP और NADPH2, ये दोनों क्या करेंगे? हमारे पास जो PGA आया है, जो कार्बन फिक्सेशन हुई है, और 2-3 कार्बन कंपाउंड है PGA, इसकी रिडक्शन होगी। इसके अलावा रीजनरेशन ऑफ RUBP। रीजनरेशन क्यों होगी? ताकि हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है वो कंटिन्यूसली होती रहे। अब हम पढ़ेंगे इसको डायग्राम की फॉर्म में। तो चलिए अब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ केल्विन साइकिल। हमारे पास ऐसा होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड आएगी थ्रू स्टोमेटा, ये लीफ है ना, तो यहाँ पर
कार्बन डाइऑक्साइड की जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पर आएगी, और उसके बाद राइबोलोज बाइफॉस्फेट जो हमारे पास है वो स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट होगी। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर एक एंजाइम है राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, इसके 2 फंक्शंस है, लेकिन ये हम पढ़ेंगे पोटो रेस्पिरेशन एंड इफेक्ट की हमारे पास जो टॉपिक है वहां पर ये हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होगा, ये ऑक्सीजनेशन भी करता है और कार्बोक्सिलेशन भी करता है। जब प्लांट्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये कार्बोक्सिलेशन करेगा, और जब ऑक्सीजन मौजूद होगी ज़्यादा कंसंट्रेशन में तो ये ऑक्सीजनेशन करेगा। अब हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो प्लांट्स में ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को किसके साथ अटैच करेगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ अटैच करेगा। और कौन सा एंजाइम इसमें यूज होगा, राइबोलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम इसमें इन्वॉल्व होगा। इसके प्रेजेंस में ये प्रोसेस जो है ये होगी। क्या मैंने यहाँ पर लिखा है 3, तो ये 3 का मतलब है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। आमतौर पर तो एक ही आता है, लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 लिखा है। यहाँ पर ये आएगी, ये भी 3 मॉलिक्यूल है, इसके साथ ये अटैच होगी और एक 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगी जो कि अनस्टेबल होगी एंड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड। और वो 3 कार्बन कंपाउंड क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि वो PGA है, फास्फोग्लाइसीरेट है और फास्फोग्लाइसिरिक एसिड है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA हमारे पास बनेगी। ये 6 कार्बन कंपाउंड है ना, 1 2 3 4 5 और 6, ये दरमियान से स्प्लिट हो जाएगी। तो एक 3 कार्बन कंपाउंड और दूसरा 3 कार्बन कंपाउंड ये बनेगी, और उसको हम क्या कहेंगे, PGA कहेंगे, फास्फोग्लाइसीरेट कहेंगे और फास्फोग्लाइसिरिक एसिड कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास जब ये कार्बन डाइऑक्साइड राइबोलोज बाइफॉस्फेट के साथ अटैच होगी, 6 कार्बन कंपाउंड बनेगी, वो 6 कार्बन कंपाउंड फिर स्प्लिट होके इनटू 2 3 कार्बन कंपाउंड में ये डिवाइड हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारे पास इनऑर्गेनिक है ना, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और ये इनऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक हमारे पास फास्फोग्लाइसिरिक एसिड में फिक्स हुआ, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कार्बन फिक्सेशन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में मौजूद है वो उसकी फिक्सेशन हुई किस में, एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो कि हमारे पास है फास्फोग्लाइसिरिक एसिड। अब दूसरा स्टेप होगा रिडक्शन ऑफ PGA। अब ये रिड्यूस होगा, PGA जो है वो रिड्यूस होगा PGAL में, फास्फोग्लाइसिरल डिहाइड में ये कन्वर्ट होगा। ये कन्वर्जन कौन करेगा, जो हमारे पास जो लाइट रिएक्शन की हमारे पास एनर्जी आई है ATP और NADPH हमारे पास जो आई है लाइट रिएक्शन से, वही एनर्जी जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल होगी। मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन भी लिखा है, PGA प्लस ATP प्लस NADPH। तो इसको PGA को कन्वर्ट कौन करेगा, ये एनर्जी इसी को कन्वर्ट देगी, इसे हाइड्रोजन लेगी, इलेक्ट्रॉन भी लेगी, और ये रिड्यूस हो जाएगा PGAL में, प्लस हाइड्रोजन H2O मॉलिक्यूल से बनेगी। तो PGAL जो है हमारे पास रिड्यूस्ड इनटू PGAL, ये भी 6 मॉलिक्यूल है, ये भी 6 मॉलिक्यूल है। मैंने आप लोगों को बताया कि एनर्जी फ्रॉम लाइट रिएक्शन ATP NADPH आर यूज्ड इन दिस प्रोसेस। इसी प्रोसेस में, इस रिडक्शन ऑफ PGA में हमारे पास जो ATP और NADPH2 है जो कि लाइट रिएक्शन से हमें मिली है, यहाँ पर वो कंज्यूम हो जाएगी। इसी 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGAL से सिर्फ एक मॉलिक्यूल जो है वो निकल जाएगी, और वही सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज करेगी। बाकी जो 5 मॉलिक्यूल है, आप लोगों के बुक्स में लिखा है G3P ग्लाइसीरल 3 फॉस्फेट,
इसका यही मतलब है। आप लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं कि ग्लाइसिरल 3-फास्फेट या आर फास्फोग्लाइसिरल इस तरह भी कह सकते हैं। इस 3 का मतलब है कि हमारे पास जो ये 3 कार्बन कंपाउंड है ना, तो कार्बन नंबर 3 पर यहाँ पर हमारे पास जो है वो फास्फेट ग्रुप अटैच है। इसके अलावा ये 5 मॉलिक्यूल ऑफ 5 मॉलिक्यूल्स आप 3 कार्बन कंपाउंड जो कि G3P, तो 1 2 3 ये वाला एक 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये 5 मॉलिक्यूल्स है, 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड G3P, मतलब ग्लाइसिरल डिहाइड 3-फास्फेट। अब इस ग्लाइसिरल 3-फास्फेट से हमारे पास जो है ये 5 कार्बन जो हमारे पास शुगर है, पिंटोज शुगर है, इसके 3 मॉलिक्यूल किस तरह बनेंगे? इस तरह बनेंगे। यहाँ पर जो कि हमारे पास जो कार्बन 2 के शुगर से कार्बन 3 के, कार्बन 4 का, कार्बन 6 और कार्बन 7, इसमें डिफरेंट रिएक्शंस होगी, सेवरल रिएक्शंस होगी। तो वो रिएक्शन किस तरह होगी? हमारे पास एक मॉलिक्यूल को हमने लिया, इसी के साथ ये अटैच हो जाएगी। तो एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, इसने क्या बनाया? एक 6 कार्बन शुगर है, 6 कार्बन शुगर है, इसी के साथ ये एक और अटैच हो जाएगी। 1 2 और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 कार्बन का हमारे पास एक शुगर बनेगी। ठीक है, वही शुगर आपस में स्प्लिट हो जाएगी। 1 2 3 4 5 1 2 यहाँ से स्प्लिट हो जाएगी, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा 1 2 3 4 और 5। एक मॉलिक्यूल बनेगा किसका? RUBP का। ये एक मॉलिक्यूल हो गया इन 3 मॉलिक्यूल से। ये अब ये रह गया है, जब ये रह गया है, तो इसी के साथ एक और जो हमारे पास G3P का मॉलिक्यूल है वो अटैच हो जाएगी। 1 2 3, जब ये अटैच हो जाएगी तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास 7 कार्बन की हमारे पास एक शुगर आएगी। ये भी स्प्लिट नहीं होगी, इसी के साथ हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएगी। 1 2 3 4 5, ये स्प्लिट हो जाएगी, तो एक और मॉलिक्यूल बनेगा किसका? RUBP का। ये बन गया और दूसरा वाला ये बन गया। अब 2 कार्बन रह गए ना, और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल अब G3P का रह गया है, तो यही इसके साथ अटैच होगी 2 और 3, तो ये बनाएगी 3rd मॉलिक्यूल ऑफ RUBP। तो हमारे पास इसी तरह 3 मॉलिक्यूल्स बनेंगे आप RUBP। तो सेवरल रिएक्शंस हुए यहाँ पर 2 कार्बन शुगर के, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 9 कार्बन, सेवरल रिएक्शंस हुए। और यहाँ पर हमारे पास ATP की यूज भी होगी। सेवरल रिएक्शंस हो गए, तो यहाँ पर ATP ऑर्गेनिक फास्फेट जो है, ATP एक ऑर्गेनिक फास्फेट इस रिएक्शंस को देगा, एनर्जी देगा, क्योंकि एनर्जी के बगैर रिएक्शंस नहीं होते। तो एनर्जी ATP अपनी एनर्जी इन रिएक्शंस को देगा और हमारे पास रीजनरेशन ऑफ RUBP हो जाएगा। और इसी तरह ये सर्कल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास राइबोलोज बाइफॉस्फेट की रीजनरेशन हुई है, जो कि 3rd स्टेप है केल्विन साइकिल की। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।